नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारत जोड़ो यात्रा के 36वें दिन राहुल गांधी ने पानी की टंकी पर चढ़कर फहराया भारत का झंडा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी किया है सहयोग। बताएंगे दोस्तों क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर देश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्टों ने भी राहुल गांधी को लेकर ऐसे बयान दिए हैं दोस्तों, जिससे बीजेपी की बौखलाहट बढ़ सकती है। वहीं आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में उतर रही है आज से प्रियंका गांधी। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को शंखनाद के लिए बुलाया गया है दोस्तों। घोषणाओं की झड़ियां लगाई गई है। वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर भारत के अंदर चुनाव हो और किसान बीजेपी का विरोध करने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर किसान करेंगे प्रचंड विरोध। इसी के साथ में गुजरात में एक और ट्राइबल कम्युनिटी ने किया है कांग्रेस पार्टी का समर्थन। बड़ी रैली में किया गया इसका ऐलान दोस्तों। इसके साथ में बीजेपी के विधायक ने फिर से दिया विवादित बयान और सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन पर फंस गया मामला। वहीं महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने बीजेपी और उसके सहयोगी दल के इरादों पर पानी फेर दिया है दोस्तों। क्या है ये मामला, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे कि करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के गुजरात इकाई और हिमाचल इकाई के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भर रहा है और इससे पार्टी को फायदा पहुंच सकता है, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों, और जय जवान जय किसान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के 36वें दिन अपनी पद यात्रा निकाल रहे थे। जहाँ पर चित्रदुर्ग जिले के क्षेत्र से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई दोस्तों। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पदयात्रा राहुल गांधी के साथ करते नजर आए, लेकिन इस दौरान अचानक से राहुल गांधी अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने भारत का झंडा फहरा दिया। जिसके बाद नीचे मौजूद सभी लोगों ने तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने अपने कैप्शन लिखे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने लिखा कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राहुल गांधी झंडा हाथ में लेकर भारत का पानी की टंकी पे से फहरा रहे दोस्तों। और यही वो तस्वीरें हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर एक तरीके की जान फूंकते हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं को और ज्यादा एक साथ आने के लिए प्रेरित करते हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद से दोस्तों बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश की राजनीति की दिशा तय करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पॉलिटिकल कमेंटेटर योगेंद्र यादव ने भी राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं और कई सारे देश के नेता हैं जिनसे बहुत ज्यादा राहुल गांधी में ईमानदारी है। और केवल ईमानदारी ही नहीं बल्कि राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। जैसा कि लोग सोचते हैं वो उससे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। स्वराज इंडिया के संस्थापक और देश के पॉलिटिकल कमेंटेटर योगेंद्र यादव ने ये बयान दिया है दोस्तों। और क्योंकि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, देश की नब्ज पकड़ने में उनकी काफी ज्यादा महारत है दोस्तों। और उनके द्वारा अगर ये बयान दिया जा रहा है तो इस बयान के बहुत ज्यादा मायने निकलते हैं। खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली के साथ ही प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर देंगी। प्रियंका गांधी की रैली से पहले कांग्रेस पार्टी ने राज्य के अंदर कई घोषणाएं की हैं। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी खुद अपनी रैली में इन घोषणाओं पर मोहर लगाएंगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार कांग्रेस पार्टी महासचिव 14 अक्टूबर को राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे मां शुलूनी मंदिर में दर्शन करेंगी और उसके बाद टोडो मैदान पर कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को पूरी तरीके से एक्टिव कर देंगे दोस्तों। जिसके बाद जगह जगह जाकर जबरदस्त प्रचार कांग्रेस पार्टी करने वाली है और एक तरीके से पूरी जान कांग्रेस पार्टी फूंकने वाली है इस चुनाव के अंदर। एक और बड़ी अपडेट की माने तो पप्पू यादव ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी जी ने आज तक 900 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा पूरी कर ली है। भारत जोड़ो यात्रा 25% पूरी हो चुकी है। निश्चित ही ये निष्ठा समर्पण अतुल्य है और सच में बेमिसाल विरले राजनेता है राहुल गांधी। पप्पू यादव जो दूसरी पार्टी के प्रमुख के तौर पर काम करते हैं दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का इस तरीके से तारीफ किया है। एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में हरियाणा के आदमपुर के अंदर चुनावी घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जबरदस्त निशाना साध रही है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार है और ऐसे में आदमपुर विधानसभा सीट पर अगर नतीजे भाजपा के खिलाफ आते हैं तो राज्य के अंदर कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक भविष्य पर ही संकट मंडरा जाएगा दोस्तों। और ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा के बीच के मुकाबले के बीच में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने ऐलान किया है कि आदमपुर उपचुनाव में भाजपा का विरोध करेंगे। सरकार ने आंदोलन के लिए हमारे साथ जो समझौते किए थे, जो वादा किया था, उन वादों को पूरा नहीं किया, इसीलिए हम विरोध करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी ने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए आदमपुर उपचुनाव में भाजपा और जननायक जनता पार्टी को छोड़कर किसी को वोट डाले जनता। हम चाहते हैं कि भाजपा का विरोध
विरोध हो, यानी किसान नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भाजपा का विरोध करेंगे, उनके गठबंधन का विरोध करेंगे और जनता जिसे चाहे वोट दे दे, लेकिन इन दोनों को वोट ना करे और खासकर किसानों के बीच में ये मैसेज पहुंचाया जाएगा दोस्तों। और आदमपुर सीट पर किसानों का दबदबा रहता है और इसीलिए इस सीट पर देखते हैं किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ेगा। एक और बड़ी अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी कर दी। उन्होंने कहा कि आदमपुर में आम आदमी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं कई सारे लोग। आम आदमी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, विधानसभा के अध्यक्ष के साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमनदीप टांडी बिश्नोई और आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष कुरनाल ग्रोवर होशियार सिंह, आम आदमी पार्टी मंडल अध्यक्ष हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये जानकारी दी गई है। वहीं दोस्तों गुजरात के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी कांग्रेस पार्टी के साथ में मजबूती से खड़ी दिखाई देती है और उसके बाद ये अपडेट आई है कि ट्राइबल कम्युनिटी का हिस्सा है रावत कम्युनिटी, जिन्होंने एक रैली का आयोजन किया है और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के समर्थन की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक विक्रम सैनी बोले, कहा मुस्लिम युवक मेहंदी की आड़ में करते हैं लव जिहाद। आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में करवा चौथ पर मुस्लिम युवकों द्वारा मेहंदी लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है दोस्तों। और इस पर हिंदू संगठनों ने मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि 13 जगह पर मेहंदी सेंटर लगाए ताकि हिंदू महिलाओं को हिंदुओं से ही मेहंदी लगवानी चाहिए, इस तरीके का प्रचार भी किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी जो हाल फिलहाल के अंदर मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी पाए गए और 2 साल की उनको सजा भी हुई थी, हालांकि बाद में जमानत मिल गया था, एक बार फिर से बयान देते हुए कह रहे हैं कि मुस्लिम युवक मेहंदी की आड़ में करते हैं लव जिहाद, यानी इसी तरीके का बयान उनकी राजनीति की शुरुआत से लेकर आज तक जारी है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी आपस में बट गए और अब ये मामला पहुंच सकता है देश के चीफ जस्टिस के पास। आपको बता दें कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि ये मामला सीजीआई को भेजा जाएगा ताकि वे उचित निर्देश दे सके। याचिकाकर्ता के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि सीजीआई ये तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित होगी या नहीं होगी। दरअसल दोस्तों 2 जज थे, जिनमें से एक का नाम था धूलिया और दूसरे जज का नाम था जस्टिस गुप्ता। दोनों के अलग अलग विचार थे और यही बड़ा कारण है कि अब इसे संवैधानिक पीठ के पास भेजा जा सकता है। इस मामले पर क्या सुनवाई में निकलकर सामने आएगा आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। रुक करते एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर इस्तीफा स्वीकार किया जाए। हाईकोर्ट में जाकर ठाकरे गुट ने उपचुनाव के मद्देनजर ये याचिका दाखिल की थी दोस्तों। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर बम्बई उच्च न्यायालय ने शहर के नगर निकाय को अपना इस्तीफा स्वीकार करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार ऋतुजा लटके को बनाया गया है दोस्तों, और क्योंकि वो नगर निकाय की मेंबर थी और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था ताकि उपचुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन भर सके, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। एक तरीके की साजिशी थी, जिसके बाद अंतिम दिन ये मामला बम्बई हाईकोर्ट पहुंचा है और बम्बई हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कहा है दोस्तों। और इसके बाद अब नामांकन दाखिल कर दिया गया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर अंधेरी ईस्ट में होने वाले चुनाव में किसकी जीत मिलती है दोस्तों, क्योंकि एक और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है और दूसरी और शिवसेना शिंदे गुट है, जिसे एक को बीजेपी का सपोर्ट है और दूसरी ठाकरे गुट को एनसीपी कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों का समर्थन है। तो कुल मिलाकर जबरदस्त घमासान होने वाला है महागठबंधन वर्सेस बीजेपी गठबंधन। देखते हैं किसके पक्ष में आखिरकार अंतिम रिजल्ट आता है। एक और बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के बदमाश मेरे दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे हैं दोस्तों, जिसके बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 3 घंटे के बाद छोड़ दिया गया है। वहीं दोस्तों धारा 144 के उल्लंघन के दोषी बीजेपी के नेता संगीत सोम पर अदालत ने 800 रुपए का जुर्माना मात्र लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक संगीत सोम ने उत्तर प्रदेश के दादरी में सितंबर 2015 में अखलाक लिंचिंग मामले के बाद नफरती भाषण दिया था और उसके बाद से मामला काफी गर्मा गया दोस्तों और बीजेपी के विधायक पर यह कार्रवाई की गई थी। धारा 144 का उल्लंघन कराने का आरोप लगाया गया था। उसके बाद अब कोर्ट ने मात्र 800 रुपए का दंड लगाया है, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विरोधी प्रदर्शन में दिखा टीवी चैनलों का मुसलमान विरोधी नजरिया। पूर्व जजों के स्टडी ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों एंटी-सीए प्रोटेस्ट को लेकर भारत के पूर्व गृह सचिव ने साल 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों के बारे में रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम विरोधी नैरेटिव फैलाया गया, जिससे हिंसा भड़की है। इसमें कहा गया कि नफरत भरे नैरेटिव और संदेशों को मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि सार्वजनिक विमर्श में नफरत भरे संदेशों का हिंसा से सीधा संबंध था। ऐसा लगता है कि नफरत से भरी सामग्री के प्रचार को रोकने या उन्हें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संस्थागत इच्छा शक्ति की भारी कमी है। सोशल मीडिया पर खतरनाक सामग्री को कंट्रोल या रेगुलेट करने के साथ ही स्वतंत्र विचारों को जगह देना एक चुनौती है। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों ये है कि इसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाइस होने का आरोप लगता है दोस्तों, यानी पक्षपाती होने का आरोप लगता है। एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद फेसबुक मेटा पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख
प्रमुख है अमित मालवीय, जिनके पास इतना विशेष अधिकार सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने दे दिया था कि वो जिसे चाहे रिपोर्ट करके उसके पोस्ट को डिलीट करवा दे रहे थे। द वायर न्यूज पोर्टल में दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम ने एक अकाउंट की 7 पोस्ट को अमित मालवीय के इशारे पर बिना किसी वेरिफिकेशन के हटा दिया। हालांकि मेटा ने सभी आरोपों का खंडन किया है। ये पोस्ट अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाने से जुड़ा हुआ था दोस्तों, और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सच में सोशल मीडिया कंपनी अपने निष्पक्षता की भूमिका निभा पा रही है या फिर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करने की इजाजत दे रही है। और इस तरीके से भाजपा आईटी सेल से जुड़े हुए व्यक्ति के रिपोर्ट करने मात्र से बिना जांच के पोस्ट का हटा देना साफ तौर पर पक्षपात का मामला बनता है। हालांकि मेटा की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया गया है, लेकिन दोस्तों इसके सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के अगले साल होने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में कोई एक खेमा चुनाव लड़ेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे अपने सारे वफादार नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने बीकानेर और चूरू के अंदर अपना दौरा किया है, जो पार्टी की ओर से घोषित कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने इस दौरान कई मंदिरों में दर्शन किए, उन्होंने इस दौरान पैदल यात्रा भी निकाली दोस्तों, और कई सारे नेताओं से मुलाकात भी की है। एक तरीके से भाजपा के पैरेलल में अपना प्रोग्राम वसुंधरा राजे चला रही है, जो साफ तौर पर एक बगावत की निशानी है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर 2 अलग अलग खेमे खुलकर सामने आ जाएंगे। अभी धीरे धीरे पूरा अपने अपने तरीके से नेता जान लगा रहे हैं चुनाव के मद्देनजर अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए। दोस्तों एक और बड़ी खबर यह है कि अजीत अंजुम ने ट्वीट करते हुए कहा, अनुपम खेर को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खेर साहब, अब तक तो पता चल गया होगा कि ये सड़क मायावती ने बनवाई थी, 10 साल से चालू है। इतना सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए था। आप तो भक्ति में इतना आगे निकल चुके हैं कि जानकारी में 0 बटे सन्नाटा है। आप और कंगना जैसे को लगता है कि 2014 के पहले देश में कुछ था ही नहीं। आपको बता दें कि आगरा दिल्ली हाईवे की तारीफ करते हुए अनुपम खेर ने नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर दी दोस्तों, और इसी बात पर अजीत अंजुम ने जमकर फटकार लगाई है। इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी उन्हें पता नहीं है कि आखिर ये सड़कें किसने बना रखी है, नेशनल हाईवे किसने बना रखा है। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों ये है कि एमएलए परेश धनानी ने दावा किया है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के आने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का ज्यादातर फोकस शहरी वोटरों पर है और शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट ही ये लोग काटेंगे और इसके बाद फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचेगा। हालांकि अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट ये है कि एंकर अमन चोपड़ा के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता डिबेट नहीं करेगा। पवन खेड़ा ने इसको लेकर ट्वीट किया है दोस्तों। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए लिखा है कि बॉयकॉट घोषणा। पिछले कुछ हफ्तों से सभी साथी प्रवक्ताओं और शुभ चिंतकों से चर्चा करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि एंकर अमन चोपड़ा के शो पर कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं जाएगा। समाज में जहर को फैलाने से रोकने के लिए हमारे ओर से ये तुच्छ योगदान है। इस फैसले से दोस्तों आप कितना इत्तेफाक रखते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि अगर विपक्ष का कोई नेता किसी डिबेट में मौजूद नहीं रहेगा तो वो डिबेट का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऐसे डिबेट का बहिष्कार करना चाहिए जहां पर एकमात्र उद्देश्य से डिबेट कराया जा रहा हो कि समाज में आपस में अशांति फैलानी है और मुल्क का हालात खराब करना है। ऐसे डिबेट से बचना चाहिए दोस्तों, खासकर विपक्षी नेताओं का, और यही फैसला पवन खेड़ा ने लिया है। आप लोग इस पर क्या कुछ अपनी राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जगदीश ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि इस बार चाहे जितना ईवीएम मशीन लेकर आ जाओ, इस बार हम लोग गुजरात के अंदर ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को जारी करते हुए तारीफ की है। वहीं आपको बता दें कि राणा अयूब के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने की जानकारी दी है। ईडी ने कहा कि चैरिटी के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया गया है, इसीलिए मामला हमने दर्ज किया है। वहीं दोस्तों गुजरात इलेक्शन के मामले को लेकर ये बड़ी खबर है कि गौरव यात्रा बीजेपी ने शुरू कर दी है, लेकिन इस दौरान ये जानकारी आई है कि लिस्ट पहले बदली गई। गौरव यात्रा में कौन कौन लोग जुड़ेंगे और उस लिस्ट से हार्दिक पटेल का नाम गायब कर दिया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर ये है कि शशि थरूर ने अपने और खड़गे के बीच में पार्टी नेताओं के व्यवहार में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं पूरे देश भर के अंदर, वो बड़े आराम से मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में सहयोग के लिए अपने राज्य के अंदर बुलाते हैं, लेकिन मेरे साथ अलग ही तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरीके का बाइसनेस इन नेताओं ने दिखाया है और उन्होंने व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए हैं दोस्तों। ऐसे में होने वाले चुनाव में तय हो जाएगा कि शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जनता और खासकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसके साथ में है, किसको अपना वोट देकर अपना नेता बनाएंगे। एक और बड़ी अपडेट माने तो पंजाब और हरियाणा के बीच में सबसे विवादित कोई अगर प्रोजेक्ट है तो वो है सतलुज यमुना लिंकेज, और इस मामले पर दोस्तों हरियाणा के सीएम और पंजाब के सीएम के बीच में आपस में बातचीत की जानकारी आ रही है। 14 तारीख को पंजाब के सीएम भगवत मान के साथ में बैठक होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे, लेकिन खट्टर ने पहले ही बयान देते हुए कहा कि पानी हरियाणा का हक है, इसे हम लेकर रहेंगे। यानी बातचीत से पहले इस तरीके के बयान देने लगे हैं। वहीं पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों पर सवाल खड़ा किया गया तो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भड़क गए। उन्होंने कहा कि अभी तो नेताजी के चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है, कम से कम आप लोग थोड़े दिन तो रुकिए। वही दोस्तों एक
एक और बड़ी अपडेट ये है कि राहुल गांधी का भाजपा सरकार पर हमला, कहा देश का पेट भरने वाले अन्नदाता से कर रहे हैं भाजपा के लोग वसूली। उन्होंने एक बार फिर से खाद्य, ट्रैक्टर और कीटनाशक पर लगाए जा रहे जीएसटी को लेकर सरकार को घेरे में लिया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो एनडीटीवी के ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हरियाणा के सरकारी गोदाम में 42,000 मैट्रिक टन गेहूं सड़ रहा है। अब हो रहा है एक दूसरे पर दोष मरने का खेल। सरकारी गोदाम में गेहूं के सड़ने की कहानी की शुरुआत कैथल के पुंडरी के खुले सरकारी गोदाम से शुरू हुई थी और ये गोदाम खराब हो चुके गेहूं के बोरों से भरा हुआ है और इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद नेता अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दोस्तों वहीं पर हिजाब विवाद के मामले को लेकर ओवैसी बोले, कहा जब हिंदू लड़की को मंगलसूत्र पहनने की आजादी है तो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहन सकती है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। इसी के साथ में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये है कि गुजरात के अंदर किस पार्टी के पक्ष में माहौल है, तो इस पर बयान देते हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कहा है कि राज्य के अंदर बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और नरेंद्र मोदी से चुनाव प्रचार करवाकर बीजेपी अपना ग्राफ नहीं उठवा पा रही है। और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ अपवर्ड है लेकिन उस लेवल तक नहीं है जहां पर बीजेपी को चैलेंज मिल सकेगा। और आम आदमी पार्टी को लेकर शंकर सिंह वाघेला अनुमान लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ाई में नहीं है, उनकी केवल हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, हकीकत में वो जमीन पर नहीं है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला हुआ करते थे और उनके बयान की कुछ तो अहमियत होगी। दोस्तों आप लोग क्या कुछ समझेंगे इस मामले पर तो लिखिएगा जरूर। साथ साथ मैं भारतीय मुसलमान हूँ, चीनी नहीं हूँ। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धर्म भले अलग है लेकिन वो हमें जोड़ता है। क्या भगवान राम सिर्फ हिंदू के है? वो तो अंग्रेजों रूसियों के भगवान है, लेकिन सबको अलग अलग किया जा रहा है। हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, किसके सामने? वही ना जो हम सबका है। तो फिर ये भेदभाव क्यों इस तरीके से? दोस्तों उन्होंने बयान देते हुए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर भी एक इशारा कर दिया है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या भाजपा और एनसी के बीच में कोई गठबंधन बनने के चांसेस है या नहीं है। ये तो चुनाव के रिजल्ट के इर्द गिर्द ही पता चलेगा। उससे पहले प्री पोल अलायंस बनना काफी मुश्किल नजर आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बीजेपी के नेता एनसी के नेताओं की तारीफ किया करते हैं और एनसी के नेता भी इस तरीके के कुछ बयान दे रहे हैं जिससे हो सकता है कि बीजेपी के साथ में कुछ एडजस्टमेंट करने की तैयारी कर रहे हो। इस मामले से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहले पहुंचा देंगे। वहीं पर गुरुग्राम के अंदर मस्जिद में घुसकर नमाज अदा कर रहे लोगों की पिटाई, पुलिस बोली, कहा गेट बंद कर भाग गए उपद्रवी। राजधानी दिल्ली के पास के सटे सिटी गुरुग्राम के साइबर सिटी में असामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला सामने आया है। यहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने मस्जिद में घुसकर नमाज अदा करने वाले लोगों की पिटाई की है, साथ ही मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है। घटना को अंजाम देने वाले लोग बाद में गेट बंद करके फरार हो गए हैं। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने मस्जिद में तोड़फोड़ करने और वहां के लोगों पर हमला करने के आरोप में कम से कम 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि कथित घटना बुधवार शाम गुरुग्राम में बोरा कला इलाके की है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हरियाणा के अंदर आदमपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और इसीलिए क्या इस तरीके की हरकतें की जा रही है, राज्य के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरीके से आप इसे उपचुनाव से जोड़कर भी देख सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन कठोर कार्रवाई करे इसी उम्मीद में जनता इस मामले को आगे भी फॉलो करती रहेगी। एक और बड़ी खबर यह है कि बिहार उपचुनाव में वीआईपी पार्टी जो पहले भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार चलवाया करती थी, अब उसने फैसला लिया है कि अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, यानी बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी का समर्थन करेगी। और दोस्तों जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें एक सीट मोकामा की है और दूसरी गोपालगंज की। महागठबंधन की तरफ से ये आरजेडी के खाते में दोनों सीट आई है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और वीआईपी पार्टी जो आरजेडी को कमजोर कर सकती थी दोस्तों, उन्होंने फैसला लिया है कि वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और इसीलिए कहा जा सकता है कि सीट पर प्रॉपर तरीके से महागठबंधन और भाजपा के बीच का मुकाबला है। देखते हैं किसे कितना समर्थन मिलता है। वहीं दोस्तों शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में क्या सुलह करवाएंगे नीतीश कुमार, इन चर्चाओं ने भी तूल पकड़ लिया है और इसके कई सारे बड़े कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि नीतीश कुमार बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफी एक्टिव कर रखा है। पार्टी के लोग काफी चर्चाएं नीतीश कुमार जी के बारे में खासकर यूपी की राजनीति से जोड़कर कर रहे हैं और 2024 के चुनाव में अगर प्रधानमंत्री पद का उनका सपना है तो उत्तर प्रदेश तो उनको आना ही पड़ेगा दोस्तों। और उत्तर प्रदेश अगर आएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा है राज्य के अंदर विपक्ष को एकजुट करने के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में पैचअप। देखते हैं इसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहती है। जो भी अपडेट इस मामले को लेकर भी आती रहेगी आप लगातार पल पल की अपडेट के तहत पहुंचाते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राम सेतु को लेकर मोदी सरकार में बरसे बीजेपी के पूर्व नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कहा सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार याचिका दाखिल करे या जो भी करे लेकिन राम सेतु को मोदी सरकार राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे। वहीं आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग को 4 पेज की चिट्ठी लिखी है, बोला हमारे साथ भेदभाव हुआ है, देखते हैं इस भेदभाव को किस तरीके से निवारण करता है कोर्ट। और जो भी अपडेट दोस्तों आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।